हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो फ्रेंड्स, आज की इस हिंदी की कक्षा में हम लोग 2018 में हुए यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया जो हिंदी का सेक्शन था 30 प्रश्न, उन सभी को बहुत अच्छे से व्याख्या सहित देखने वाले हैं। यानी साथ साथ जो ऑप्शंस होंगे उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और चलिए फ्रेंड्स, फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी की। आप लोगों को देखना है एक प्रैक्टिस सेट की तरह कि आप लोग प्रीवियस पेपर के जो क्वेश्चंस है इनको कितना सही कर पाते हैं, कितना स्कोर आपका रहता है। अगर आप इसमें जितना स्कोर कर पाएंगे उसके हिसाब से आप फिर ये समझ के चलिए कि आपका लगभग उतना ही स्कोर आगे आने वाले एग्जाम में रहने वाला है। कहाँ कौन सी टॉपिक में आप गलतियां कर रहे हैं, कहाँ सुधार करना है, उन सभी बातों का पता तभी चलेगा जब आप इस पेपर को सोल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग पूछा है, क्या प्रा उपसर्ग है या प्राक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, या प्राग का या प्रागैति का। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये कोई उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, इसके साथ ही ना ही यहाँ प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया और ना ही प्राग, क्योंकि जब हम इसका विच्छेद करेंगे प्रागैतिहासिक का तो हम लोग कैसे करते हैं, प्राक धन इतिहास, इतिहास धन इक, इसमें क्या है, प्रत्यय भी लगा हुआ है। तो अगर इसमें प्रत्यय पूछे तो इक प्रत्यय, और उपसर्ग पूछे यानी जो मूल शब्द की शुरुआत में लगता है, प्रारंभ में लगता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ कौन सा उपसर्ग है, प्राक उपसर्ग है। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है। जल्दी से आंसर करिए आप सभी लोग। देखते हैं कितने सही जवाब आप लोग दे पाएंगे। अपने पास एक नोटबुक रखिए, जो भी प्रश्न गलत हो उसमें उसका आंसर नोट करते हुए चले। तो बताइए जल्दी से, तुलसीदास किसकी कविता है। हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञेय या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो बिल्कुल आप सभी सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है या कविता है, कौन सी, तुलसीदास। ठीक है, और जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है वो कौन से वाद के कवि है, तो छायावादी कवि है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो यहाँ आपसे पूछा है संधि विच्छेद। ठीक है, बहिष्कार का। तो जब मैंने आपको व्यंजन संधि, विसर्ग संधि पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि श के स्थान पर विसर्ग आ जाता है। ठीक है, इसके रूल्स मैंने आपको बताए थे, कहाँ कैसे क्यों क्या होगा। तो अभी मुझे एक बार पहले फटाफट से क्या करिए, इसका विच्छेद बता दीजिए कौन सा सही है, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। बिल्कुल, तो श षटकोण की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग हो जाएगा। और बही धन कार, ऑप्शन ए यही सही है। ठीक है, शकार कुछ नहीं होता है, बहिर नहीं लिखेंगे, ना ही ये सही है। तो इसको तो हम वैसे भी एलिमिनेट करके आंसर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो जल्दी से आंसर करो, वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो मैंने आपको जब ये रचनाएं करवाई थी तो एक ट्रिक बताई थी कि वनवास में कौन गए थे, अयोध्या में रहने वाले भगवान राम कहाँ गए थे, वनवास। ठीक है, इन्हीं को तो हुआ था, अयोध्या से कहाँ चले गए थे, वन में चले गए थे। तो इसीलिए आप इसको ऐसे ही रिलेट करके याद रखिएगा, तो आपका गलत नहीं हो गया। ठीक है, वैदेही वनवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की। आगे है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग कौन सा है, पखावज, पहिया, लिखावट, मझधार। बताओ जल्दी से कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग। इसका सही जवाब क्या होगा, एकदम करेक्ट ऑप्शन बी के साथ आप सभी जा रहे हैं, पहिया यहाँ पर सही जवाब होगा। और अगर आप ऐसे नहीं पहचान पाते, बाय चांस कोई ऐसा वर्ड आ जाता है कि जिसका आपको नहीं पता चल रहा है पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, तो आप वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ से आपका गद्यांश शुरू होता है, और गद्यांश को सोल्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, सबसे पहले प्रश्नों को देख लिया जाए, पूछे क्या है, फिर उनका आंसर ढूंढेंगे हम इसी के अंदर। तो पहला प्रश्न है, संप्रेषण कला क्या नहीं है। नहीं पूछा है, यानी
इसका आंसर क्या होगा जो इस गद्यांश में नहीं मिलेगा, ठीक है, इन चारों में से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि संप्रेषण कला क्या है, इसमें क्या बताया गया है, और जो इनमें नहीं मिलेगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की अच्छी पकड़, प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। अब देखिए इसमें से क्या क्या आ चुका है। प्रभावशाली भाषा, बिल्कुल ये रहा, अभी तो आया। अलंकरण की बात यहाँ नहीं की गई है, बाकी आत्मविश्वास की बात यहाँ की जा चुकी है। और चौथा ऑप्शन है विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना, तो ये रहा यहाँ पर, विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण कला है। तो किसके बारे में बात इन्होंने नहीं की, अलंकार के बारे में बात नहीं की, अलंकरण के बारे में बात नहीं की, यही हो जाएगा इसका सही जवाब। संप्रेषण कला से कला क्या नहीं है, तो अलंकरण नहीं है। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। ठीक है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, अनायास से, अभ्यास से, भाषण से, या विषय की अच्छी पकड़ से। तो चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसी गद्यांश को। जो निरंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है, क्या संप्रेषण की कला किससे निखारी जा सकती है, अभ्यास से। तो प्रश्न भी तो ऐसा ही है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, अभ्यास से। एकदम सही जवाब बी ऑप्शन जिसने बताया एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए तभी सही कर पाएंगे आप। बताओ, त्र, य, श, यज्ञ, कौन सा इनमें संयुक्त व्यंजन नहीं है। बताओ कौन सा ऑप्शन आप लोग इसमें चुनेंगे। तो एकदम सही जवाब सभी ने एकदम करेक्ट बताया, ऑप्शन नंबर बी, या इसमें क्या नहीं है, संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो फिर क्या है या फिर कौन सा व्यंजन है, ये भी बता दीजिए साथ के साथ। अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। या बराला अंतस्थ व्यंजन है। और शात्र, ज्ञा, श्र, ये चारों के चारों हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में 3 होते हैं और हिंदी में 4 होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व समास। तो आपके अकॉर्डिंग इसमें कौन सा हो जाएगा। मृत्युंजय का मतलब होता है मृत्यु को जीतने वाला, और मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। तो यानी शिव के लिए प्रयोग किया गया है मृत्युंजय पद का। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी पद प्रधान नहीं है, किसी तीसरे के बारे में बात की गई है। और ऐसी विशेषता कौन से समास में मिलती है, बहुव्रीहि समास में देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ भी उपसर्ग पूछ लिया गया है, दूसरा प्रश्न है उपसर्ग का 2018 के पेपर में। बताओ, अलन, अलन, अल, अल, अलम, बताओ कौन सा अलंकार में उपसर्ग क्या है। तो अलम, धन का, इस प्रकार से लिखते हैं आप अलंकार को। ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग लगेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा गया है, यह पुस्तक किसकी है में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। रेखांकित शब्द कौन सा है, ये है, ये देखिए यहाँ रेखा इसके नीचे खींची हुई है। और पूछा है कि यह के बारे में यहाँ जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण है। क्या यह गुणवाचक विशेषण है, बताओ। नहीं, गुणवाचक विशेषण नहीं है। ये कैसा विशेषण है, यह वह, ये सब तो सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो यानी पहला तो इसी वजह से कैंसिल हो गया आपका ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं, स्वर्णामिक विशेषण, बिल्कुल सही, इतना तो हमने देख लिया, सही है। इसमें ये स्वर्णामिक विशेषण विशेषता किसकी बता रहा है, पुस्तक की।
तो पुस्तक क्या हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। यहाँ भी सही है। आगे बात करें यह क्या है, एक वचन है या बहुवचन है, तो क्या है, एक वचन की तरह प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। यह पुस्तक क्या है, एक वचन है और एक पुस्तक की बात की जा रही है, तो एक वचन। और पुस्तक शब्द कैसा होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। तो यानी यहाँ इसकी सारी कंडीशन एकदम फिट बैठ रही है, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द का विलोम होगा, विश्लेषण शब्द का विलोम पूछा है, तो विश्लेषण का विलोम क्या होता है, संश्लेषण होता है। क्या होता है, संश्लेषण होता है, याद रखिएगा, ठीक है। विश्लेषण का क्या होता है, अपोजिट संश्लेषण होता है, ठीक है। विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करना, पृथक पृथक करना, और संश्लेषण मतलब एक जगह पर इकट्ठा करना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांत पर जीभ लगने से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें मूर्धन्य कहते हैं, कंठ्य कहते हैं, दंत्य कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं, ठीक है। तो बोलिए ता था द ध न, आपकी जीवा कहाँ टच कर रही है, ऊपर वाले दांतों को। तो पाप ये ता था द ध न ये सारे वर्ण कैसे होते हैं, दंत्य होते हैं। तो यानी जब आपके ऊपर वाले दांतों पर जीभ लगे और उस उच्चारण स्थान को हम क्या कहेंगे, दंत्य कहेंगे। क्या कहेंगे, दंत्य कहेंगे, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से है, बताओ। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से है। शल उष्माणा, ये प्रत्याहार है संस्कृत में। अगर बात करें अगर आपने संस्कृत ली होगी तो आप इसको बता पाएंगे बहुत अच्छे से। और वैसे भी मैं आपको ये चीज़ें कंफर्म कर चुकी हूँ, कौन से ऊष्म व्यंजन है, कौन से अंतस्थ है। शुरुआत की 2 क्लासेस में ही हमने बहुत अच्छे से जाना था, हिंदी शुरुआत ही की थी जब। तो बताओ, श स स और हा भी अगर इसके साथ आ जाता तो ये सारे के सारे क्या है, ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। ऊष्म वर्ण है, 4 प्रकार के होते हैं ये, तो ये चारों के चारों क्या है, ऊष्म व्यंजन है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यधिक का विलोम बताना है। 2 विलोम शब्द आ चुके हैं इस पेपर में 2018 के। तो अत्यधिक का विलोम क्या होगा, अत्यल्प होगा। क्या होगा, अत्यल्प, ठीक है। अत्यधिक मतलब बहुत अधिक और अत्यल्प मतलब बहुत कम, तो अपोजिट हो गया एक दूसरे का, ठीक। यही हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे चलते हैं। रित का विलोम शब्द क्या होगा, रित का विलोम शब्द क्या होगा, विकीर्ण, विकीर्ण या अनर्थ या वक्र या अनैक्य, बताइए। रित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर। 47 क्वेश्चन है, संकल्प शब्द में उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग से तीसरा प्रश्न ये पूछा जा रहा है 2018 के पेपर में। 2020 का मैं आपको सोल्व करवा चुकी हूँ। अगर आपने पहला नहीं देखा है तो कल की क्लास ही हुई थी आपकी, जिसमें हमने 2020 का प्रीवियस पेपर देखा था। तो आप देखेंगे 2020 के और 2018 के पेपर में कितना अंतर है, आप लोग उसको भी जरूर दीजिए अगर नहीं दिया है तो। संकल्प शब्द में उपसर्ग बताना है, क्या होगा बता दीजिए जल्दी से। क्या होगा, सन सम सक सम सनक, तो सम उपसर्ग होता है, ठीक है। सम उपसर्ग होता है संकल्प में। इसी के साथ संयोग हो, संन्यास हो, संहार हो, संग्राम हो, ये सभी उदाहरण हैं और इन सभी में क्या होगा, सम उपसर्ग लगता है। अगला है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो खड़ा नहीं हुआ जाता, खाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, ये कौन से वाच्य के उदाहरण हैं, बताओ जल्दी से। कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। कौन सा वाच्य, भाववाच्य हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। याद रहेगा आप सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, तद्भव और उसके तत्सम शब्द का मेल कौन सा गलत है, गलत पूछा है यहाँ पर, कौन सा गलत है। लुनाई लवण्यता, लौंग का लवंग, आद्र का अत्र,
अंत्र या आयसु का आदेश, ये बताना है इसमें कौन सा जोड़ा गलत है, तत्सम और तद्भव का। ठीक है, लुनाई का क्या होता है, तद्भव, बताओ। लुनाई का तद्भव, लुनाई का तत्सम क्या होगा, लवणता होगा। ठीक है, तो ठीक है, ये तो दूसरा है लवंग तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, लोंग हो जाएगा, ये भी ठीक है। तीसरा देखते हैं आर्द्र, कैसा शब्द है आर्द्र, आर्द्र है, आंत्र कौन सा शब्द है, तद्भव है, इसका तत्सम बताइए, क्या अंत्र हो जाएगा, अंत्र तो नहीं होता, आंत्र होता तो सही हो जाता। ठीक है, आंत का आंत्र हो जाता तो सही होता, अंत्र नहीं होता कुछ भी, तो सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, बाकी आदेश का आयसु ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। चलिए जी देखते हैं कौन सा जोड़ा गलत है। नीचे से शुरुआत करेंगे, अशोक के फूल, अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था अशोक के फूल जो है वो हजारों में आते हैं। ठीक है, बहुत महंगे हैं, हजारों के आते हैं। ऊपर है रंजन, रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन, ये जो कृति है ये किसकी है, तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है, ये भी सही है। और संस्कृति के 4 अध्याय बहुत फेमस है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी बात करें स्कंदगुप्त की, तो स्कंदगुप्त जो नाटक है ये होगा जयशंकर प्रसाद जी का, लिख लीजिए आप, किसका, जयशंकर प्रसाद का। और ये मैं आपको, जब मैंने आपको साहित्य पढ़ाया तो उसे बहुत अच्छे से क्लियर किया था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का है स्कंदगुप्त, तो यही गलत था, तो हमने सही कर दिया इसको, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कवि और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखो कितने अच्छे से यहाँ प्रश्न पूछा है, क्योंकि मान के चलो आपको एक याद है, ठीक है, वो इसमें आप ढूंढ लेंगे कौन सा सही है, और पूछा है कौन सा सही नहीं है, इसके लिए आपको सारे पता होना चाहिए जो भी इसमें ऑप्शंस देगा वो। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आपको साहित्य वाली क्लास जो आपको मैं करा चुकी हूँ उसको एग्जाम से पहले एक बार और रिवाइज कर लेना, तो आपका याद रहेगा ये सभी चीज़ें। ऑप्शन ए है परिमल, क्या ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, परिमल, बिल्कुल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, तो ये तो सही हो गया, पहला तो गलत ढूंढना है हमें। शिवराज भूषण, ये पद है और ये भूषण का ही है, ये भी सही है। बाकी बात करें शब्द रसायन, तो शब्द रसायन एक ग्रंथ है, ये भी देव ने लिखा है, ये भी सही है। और डी है उद्धव शतक, क्या ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो बिल्कुल नहीं, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, तो ये इसके स्थान पर यहाँ क्या आ जाएंगे, जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ, जगन्नाथ, तो उद्धव शतक किसका है, जगन्नाथ का, तो यही इसका ऑप्शन नंबर डी हम चूज करेंगे, हमको गलत ही यहाँ पर चूज करना था। अगला प्रश्न है, लेखक और उसकी कृति का कौन सा युग्म गलत है, इस बार भी हमको गलत ही ढूंढना है। पहला है आचार्यों का आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। आचार्यों का आदि देश, ये कृति किसकी है, डॉक्टर संपूर्णानंद की है। वोल्गा से गंगा, ये राहुल सांकृत्यायन की ही है, बिल्कुल सही है। इसके बाद बात करें सूरज का 7वां घोड़ा, धर्मवीर भारती, एकदम करेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा एक उपन्यास है जो कि धर्मवीर भारती जी ने इसकी रचना की। बात करते हैं दर्शन दिग्दर्शन, ये किसकी है, ये रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, रामचंद्र शुक्ल की आप जानते होंगे चिंतामणि है, ठीक है, महाकाव्य, लेकिन दर्शन दिग्दर्शन किसकी है, ये भी राहुल सांकृत्यायन की है, किसकी, राहुल सांकृत्यायन की है, राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने वोल्गा से गंगा, ये भी कृति किसकी है, राहुल सांकृत्यायन की है, तो याद रखिएगा आप। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन डी सही जवाब। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला ऑप्शन देखते हैं, हाँ मेरा यही विचार है, क्या ये आपको सही लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, अभी आगे देखते हैं,
थोड़ी कमी महसूस हो रही होगी आपको यहाँ पर, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मधुरभाषी है। ये बिल्कुल सही लग रहा है पढ़ के। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। ये भी सही है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। ये भी सही है। तो गलत कहाँ है, गलती कहाँ है? यहाँ है गलती। हाँ के बाद यहाँ पर आपको क्या करना था? क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करें, यहाँ आपको विराम चिन्ह यहाँ पर एक छोड़ दिया गया है। कौन सा विराम चिन्ह? तो आपका हाँ के बाद विस्मयादि बोधक ये वाला चिन्ह यहाँ पर प्रयोग होना था। हाँ, मेरा यही विचार है। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? यानी इन चारों में से कौन सा शब्द जो है वो अलग है? ऑप्शन ए देखते हैं, सनातन। सनातन का मतलब क्या होता है? जो बहुत पुराना हो, सदा रहने वाला, है ना, बहुत लंबे समय से चलता आ रहा हो जो, तो ये इसका मतलब क्या होगा? बहुत पुराना। चिरंतन की अगर बात करें, चिरंतन का मतलब भी यही है कि जो बहुत दिनों से चला आ रहा हो, चिरंतन। शाश्वत का मतलब क्या हो जाएगा? शाश्वत मतलब सदा रहने वाला, है ना, तो यानी ये भी पुराने से मतलब है शाश्वत का भी। अधुनातन का मतलब क्या होता है? अधुनातन का मतलब होता है बहुत नया, नवीन। तो इसका मतलब जब ये तीनों बात कर रहे हैं पुराने की, तो इसने इसकी अपोजिट बात कर दी। इसने तो नवीन की बात की है, नए की बात की है, तो हमें यही तो चुनना था कौन सा अलग है। तो अधुनातन अलग है, बाकी तीनों लगभग लगभग सेम जो है अर्थ दे रहे हैं। 55वां क्वेश्चन आपके सामने है। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। तो ये तीसरा शायद विलोम शब्द पूछा जा रहा है इस पेपर में। अर्वाचीन का विलोम शब्द बहुत आसान है। अर्वाचीन का क्या हो जाता है? प्राचीन हो जाता है। अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा आप, अगर आप ध्यान रख रहे हैं कितने सही कर रहे हैं आप। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? बताओ कौन सा शब्द अशुद्ध है? किसकी वर्तनी में यहाँ पर गलती देखने को आपको नजर आ रही है? बताओ जल्दी से। विभीषण क्या सही लिखा हुआ है? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ग्रहणी सही लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जगत गुरु ये भी सही लिखा हुआ है। हमें अशुद्ध चुनना है। क्या विरहणी इसी प्रकार से लिखा जाता है? बताओ जल्दी से। नहीं, और कैसे लिखा जाता है? तो इसकी सही अगर बात करें, इसकी सही क्या हो जाएगी? यहाँ पर विरहिणी इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। तो शुद्ध वर्तनी इसकी ये होगी, ना कि ये। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, बिल्कुल सही है भाई। कोई काम ना हो तो बोलते हैं कि मुट्ठी गर्म कर देना, उसकी काम हो जाएगा, तो यानी रिश्वत दे देना। लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट करना। ठीक है, तूने तो मेरी लुटिया ही डुबा दी, सारा बना बनाया काम बिगाड़ दिया, तो ये भी सही है। सब्ज बाग दिखाना, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा, और हमें गलत ही ढूंढना था, तो यानी यही क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सब्ज बाग दिखाना नहीं होता है। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ ये होता है झूठी आशाएं दिलाना, ना कि हरा भरा करना। ठीक है, माई का लाल साहसी व्यक्ति बिल्कुल सही है। आगे चलो। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो यहाँ दोस्तों पूछा गया है अलंकार कौन सा है? जो श्याम शब्द है, इस श्याम शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो श्याम का अर्थ क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण, और दूसरे श्याम का अर्थ होता है नीला या सांवरा रंग। ठीक है, सांवरा रंग। तो यानी यहाँ जब एक ही शब्द एक बार प्रयोग हो और उसके दो अलग अलग अर्थ निकले, यानी एक ही शब्द से दो अर्थ चिपके हुए हो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए हो, उसमें कौन सा अलंकार होता है? वहां श्लेष अलंकार होता है। तो इसी वजह से आपको ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर श्लेष अलंकार एकदम
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला यानी गौ के लिए शाला, तो ये के लिए, में, पर, ऊपर, का, की, के, इन सभी कारक चिन्हों का जहां प्रयोग होता है वहां तत्पुरुष समास आपका हो जाता है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो बिल्कुल इसकी तरह ही होगा, देश के लिए भक्ति, है ना, यहाँ भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये दो समास से प्रश्न आए थे आपके। समास में आपको बहुत अच्छे से करा चुकी हूँ कवर, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं ली है तो उनको जरूर से लिया करिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको पुरानी सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट में आपको एक साथ ऐड करके दे दूंगी, आपको परेशानी नहीं होगी ढूंढने में। और आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी, आपके 30 क्वेश्चंस में थे। अब इससे आपका कितना मार्क्स आपने अचीव किया मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कितना आप लोगों ने सही किया, किस प्रश्न में आपकी गलती हुई उसको आप लोग नोट करके रखिए, ठीक है। बाकी अगर वो आगे रिपीट होता है तो दोबारा से उस प्रश्न में गलती ना हो। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, और अपने सभी मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।